साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज बारी है समान अध्ययन के अंतर्गत भौतिकी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की। जो पिछले क्लास में चल रहा था उसी को आगे लेकर हम लोग चलेंगे। और जो कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं उनको पता है कि समान भौतिकी के अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में डेंसिटी को पढ़ा विस्तार से, गहराई से, कि घनत्व क्या है, घनत्व का मेजरमेंट कैसे होता है, घनत्व की इकाई क्या होती है, बीमा क्या होता है, और घनत्व का कौन कौन सी राशि हम लोग को समझना चाहिए, ये सब कुछ हमने पढ़ाया। और मैं कहा था कि घनत्व इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग प्लावन या बायोंसी के सिद्धांत को समझ सकें। हमने कहा था कि एक जिंदा व्यक्ति जब नदी में जाता है, तैरना नहीं आता है तो डूब जाता है, और वही व्यक्ति जब डूबने के बाद मरता है तो 2-3 दिन के अंदर उसका डेड बॉडी तैरना शुरू कर देता है। तो जिंदा व्यक्ति क्यों डूबता है और मरा हुआ व्यक्ति क्यों तैरने लगता है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में, जो भौतिकी का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। और साथ ही हम लोग यहाँ पर एक सिद्धांत की बात करेंगे जिसके द्वारा पिंडों को द्रव में तैराने का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे पिंड तैरता है। जैसे हमने कहा था कि लोहा का एक गोल गेंद लें, पिंड लें और उसको डालें पानी में तो वो पिंड डूब जाता है। सिक्का लें, सिक्का को डालेंगे वो डूब जाएगा। लेकिन उसी को आप पीट करके चौड़ा करें और नाव का शेप दे दें तो उसी लोहे से बना हुआ नाव आसानी से समुद्र में, नदी में तैरने लगता है। तो क्या इसके का वजह है, इसके पीछे कौन से कारण है वैज्ञानिक, इसी को समझने का प्रयास करें। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्लास को और अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। तो चलिए देखते हैं उसी डेंसिटी से आगे की बात। और आज जो बात होगी वो मुख्य रूप से प्लावन या बायोंसी की बात होगी। तो प्लावन भौतिकी में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर देखा जाता है कि कोई भी पिंड को हवा में या पानी में ले जाएं तो उस पिंड के ऊपर हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स को एक नाम दिया जाता है जिसको हम प्लावन कहते हैं या बायोंसी फोर्स कहते हैं। तो प्लावन बल या बायोंसी फोर्स या बायोंसी के रूप में देखते हैं। तो क्यों लगता है ये, क्या इसके पीछे का वजह है, कैसे एक व्यक्ति तैरने लगता है और कैसे एक व्यक्ति डूब जाता है, इसी को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको देखें। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यहां पर एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम है डेंसिटी, घनत्व हमने कहा इसको। और घनत्व को हमने पढ़ाया था कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ये पिंड का द्रव्यमान ले लें और उसके आयतन से भाग दे दें तो वो पिंड का घनत्व बता देता है। तो सिंपल कि पिंड के मास और पिंड के आयतन को रेशियो निकाल दें तो वो घनत्व बताएगा पिंड का। ये ध्यान रखना। जैसे एक हम गेंद ले लें ऐसे ही। अब एक गेंद है और इसका द्रव्यमान m है और इसका आयतन v है। वॉल्यूम को v से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं। अब इस गेंद का अगर डेंसिटी पूछेगा तो डेंसिटी बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर मास m है और वॉल्यूम v है। तो द्रव्यमान को वॉल्यूम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे कि अगर इसका द्रव्यमान 5 kg हो, द्रव्यमान 5 kg हो, m बराबर यहीं पर लिखते हैं m बराबर 5 kg हो और आयतन जो हो 0.2 मीटर क्यूब हो, और तब कहे कि इसका डेंसिटी निकालिए तो डेंसिटी कितना होगा, तो मास 5 kg है और आयतन कितना है 0.2 मीटर क्यूब है। ये केजी में है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, तो 50/2 किलोग्राम मीटर क्यूब। भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 25 kg पर मीटर क्यूब, इसका क्या होगा, डेंसिटी हो जाए। तो ये हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर इसकी एप्लीकेशन है इसलिए हम इसको दोबारा बता रहे हैं आपको समझने के लिए। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना। अब आगे चलें तो डेंसिटी को पढ़ा कि पिंड का मास पता हो, पिंड का आयतन पता हो तो मास को आयतन से भाग दे देंगे, पिंड का डेंसिटी घनत्व मिल जाएगा। अब यहां ध्यान दें कि ये डेंसिटी है जो मास और वॉल्यूम का रेशियो है। अगर डेंसिटी ना दिया रहे और ये दोनों दिया रहे, द्रव्यमान और आयतन, तो आपसे पूछ दे कि डेंसिटी के हिसाब से मास और वॉल्यूम दिया हुआ है और मास निकालने का है कि मास ना दिया रहे और डेंसिटी वॉल्यूम दिया रहे, तो मास बराबर क्या करेंगे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे।
तो हमको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है तो द्रव्यमान बराबर डेंसिटी गुना आयतन हो जाएगा। मतलब सिंपली कि अगर द्रव्यमान निकालना हो घनत्व और आयतन के आधार पर तो द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे घनत्व और गुना क्या लिखेंगे, आयतन। तो घनत्व को आयतन से गुना कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, पिंड का मास मिल जाएगा। तो दोनों को कंसेप्चुअली समझना है। अगर डेंसिटी दे दिया है तो मास बटा वॉल्यूम होगा ही, और अगर डेंसिटी और वॉल्यूम दिया और मास निकालना है तो द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, घनत्व गुना आयतन करेंगे। तो इतना चीज पहले दिमाग में रखना है, तब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि आगे कैसे प्लवन काम करता है। तो इतना चीज हम पिछले क्लास में बता चुके थे। अब चलते हैं इस टॉपिक के मेन विषय वस्तु पर कि क्यों पिंड तैरता है, नाव कैसे बनाते हैं, जहाज कैसे बनाते हैं, जहाज क्यों नहीं डूबता है, उतने भारी भारी टाइटेनिक जहाज भी समुद्र की लहरों पर दौड़ने लगता है, क्या इसके पीछे का वजह है, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है कि इतने बड़े बड़े जहाज आसानी से समुद्र की लहरों पर तैरते हुए दुनिया का भ्रमण कर लेता है। तो इसी को समझने का प्रयास होगा इस बायोन्सी चैप्टर में। तो चलते हैं, पहले देखते हैं। इसको समझने के लिए हमने 3 चित्र बनाया और चित्र को ध्यान से समझेंगे आप आसानी से बायोन्सी को समझ जाएंगे कि कैसे कोई पिंड डूबता है और कैसे कोई पिंड तैरता। तो इस चित्र में कुछ नहीं, एक ही चित्र को 3 फेज में दिखाया गया है। चित्र में एक पॉट है, बर्तन में जल रखा गया है और उसके ऊपर एक गेंद है जो अभी जल में नहीं है, जल के ऊपर है। ये ध्यान रखना है, बस यही है। गेंद का द्रव्यमान m है, गेंद का आयतन भी है और गेंद का घनत्व d दिया हुआ है, जो d निकाल भी सकते हैं मास बटा वॉल्यूम करके, तो हमने दे दिया। और जल जो है, इस जल का ये रो जो दिया हुआ है, ये रो जल का डेंसिटी है अपना। तो यहां सब लिखा गया है। m गेंद का द्रव्यमान है, यहां v जो है गेंद का आयतन है, d गेंद का घनत्व है और रो इसको कहते हैं। ध्यान रखना, इसको उच्चारण के रूप में जो हम लोग करते हैं इसको रो बोलते हैं। तो रो क्या है, जल का घनत्व। तो घनत्व थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो इसी को समझने के लिए मैंने ये 3 पिक्चर बनाया जो हम लोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं। अब क्या है कि टब है, टब में पानी रखा हुआ है, गेंद ऊपर। अब गेंद को हम अंदर लाना चाहते हैं, पानी के अंदर। तो इसको हाथ में गेंद लिए और इसको अंदर डालना चाहते हैं पानी में। तो यहां देखें कि यहां से यहां के फेज में आए तो ये गेंद पानी में इंटर कर रहा, ये पानी में घुस रहा। तो पानी का लेवल इतना था, पहले पानी के ऊपर था गेंद था, अब पानी में गेंद घुसेगा तो पानी में जैसे जैसे गेंद घुसेगा पानी का सतह का लेवल थोड़ा क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि गेंद इसमें घुसेगा और पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। एक बर्तन में वाटर ले, गिलास भरा हुआ हो और उसमें कोई चीज डालें तो पानी क्या होगा, गिरने लगेगा, क्योंकि पूरा भरा हुआ था। ये पूरा भरा हुआ नहीं है, इसलिए वाटर लेवल थोड़ा ऊपर गया और इसको अंदर लाए, मतलब आप गेंद पूरी तरह से वाटर के अंदर चला गया। तो पूरी तरह से अंदर आ गया तो पानी इसके ऊपर है और यहां देखें लेवल इतना ही था, यहां थोड़ा लेवल है और यहां थोड़ा सा ज्यादा लेवल हो गया वाटर का। तो इसी को समझना है कि क्या हो रहा है यहां पर। अब होता क्या है कि जैसे ही गेंद पानी में या किसी द्रव में घुसेगा तो क्या होगा, तो जैसे ही घुसेगा तो इस द्रव के कारण इस पिंड पर एक बल लगने लगेगा। इस द्रव के कारण इस गेंद पर एक फोर्स क्रिएट होगा और फोर्स जो क्रिएट होगा वो इसके ऊपर की तरफ काम करेगा, जिसको FB कहते हैं। हिंदी में उत्प्लावन बल है ये ध्यान रखना। ये कौन बल, उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल तभी लगेगा जब हम इस गेंद को पानी में ले जाएंगे। जब तक पानी में नहीं ले जाएंगे तब तक उत्प्लावन बल नहीं लगेगा। नॉर्मली बाथरूम में नहाते हैं, बाल्टी में पानी भर लीजिए, नहाने के पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और जिस मग से आप नहाते हैं उस मग को लें और मग के बेस की तरफ से आप बाल्टी के पानी पर रख करके उसको दबाने का प्रयास करें। बेस से ऐसे डुबा करके निकलता तो पानी घुस जाएगा मग में, वैसे मग को सीधा रखें और पानी में ऐसे दबाने का प्रयास करें। तो देखेंगे कि जैसे जैसे आप मग को अंदर ढकेलेंगे पानी मग को ऊपर ढकेलेगा। तो ये जो ढकेल रहा है पानी ऊपर, यही ऊपर की तरफ बल लग रहा है और ये बल लग रहा है, इसी का नाम क्या है, उत्प्लावन बल है। तो पहला ध्यान रखना है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो पिंड के ऊपर द्रव के कारण एक बल क्रिएट हो जाता है अपने आप, और जो बल क्रिएट होता है उसी को बायोन्सी फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल। बिल्कुल समझना है कॉन्सेप्चुअली, यहां पर रटने से काम नहीं चलेगा, आपको सोचना होगा कि हो क्या रहा।
नॉर्मली अगर आपको ज्यादा फील करना है तो कुआं में देखे होंगे, कुआं आप तो बहुत कम है, लेकिन कुआं में जो भी पानी भरने का प्रयास किए होंगे, पानी कभी भरे होंगे, उनको बहुत अनुभव होगा अच्छे से कि रस्सी होती है, बाल्टी लगी होती है, कुआं में हम लोग डालते हैं रस्सी से बाल्टी को, और बाल्टी जब डूब जाती है और खींचते हैं तो एक बच्चा भी बाल्टी को खींच लेता। कहां तक? जहां तक पानी रहता है कुएं में। तो अगर बाल्टी इतना अंदर है तो खींचने में कोई ताकत नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कुआं में पानी के ऊपर बाल्टी के खींच लेंगे तो बच्चा से फिर बाल्टी नहीं खिंचाएगा, तो फिर ज्यादा ताकत चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पानी में था तो पानी बाल्टी को धकेल रहा था, जो आपका काम था वो पानी कर रहा था, इसलिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा था। पानी अब हट गया, अब बाल्टी यहां आ गया हवा में, तो अब तो फोर्स नहीं लगा रहा है जल, तो आपको टोटल फोर्स खुद ही लगाना पड़ेगा। और ये जो फीलिंग होता है, ये बल का बदलाव होता है, वो एक ही कारण है, उसका क्या है? उत्प्लावन बल। ये तो समझ लिए कि उत्प्लावन बल होता क्या। तो सिंपल कहेंगे कि किसी भी द्रव्य में पिंड को डुबाने पर पिंड के ऊपर जो बल क्रिएट होता है, फोर्स लगता है, वही बल उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। पहला कॉन्सेप्ट। अब यहां प्रश्न उठता है कि आखिर ये बल लगता क्यों है? क्या वजह है कि ऐसी फीलिंग हम लोग को देखने को मिलती है कि बल लग रहा है? तो बल लगने का कारण क्या है, इसको समझना है। अब यहां हमने कहा कि जब तक ये ऊपर है तब तक बल नहीं है, यहां पर बल लगा और यहां पर भी बल लगेगा, ये ध्यान रखना। तो FB1 इसको कर देते हैं और FB2 करते हैं, बायोंसी फोर्स 1 और बायोंसी फोर्स 2। अब ये पूछ दे कि बल कहां कहां लग रहा है, तो यहां तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये लिक्विड में नहीं गया, यहां लग रहा है क्योंकि लिक्विड में है, और यहां भी लग रहा है क्योंकि लिक्विड में। तो क्यों लग रहा है? तो लग इसलिए रहा है कि यहां पर आपने द्रव को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, द्रव अपने स्थिति में है, बाल्टी के अंदर है। यहां पर क्या किया? द्रव को आपने डिस्टर्ब किया है। किसके कारण? गेंद को डाल करके। तो गेंद को अंदर डाल रहे हैं, तो डालेंगे तो क्या होगा? ये गेंद अंदर घुसेगा, तो यहां से जो भी वाटर था ये शिफ्ट किया, यहां से हटा, और जो हटा उसी के कारण ये वाटर का लेवल ऊपर चला गया। जो वाटर इस गेंद के सतह में इतना था, ये वाटर यहां से हट गया, तभी गेंद घुसा है। ये जो वाटर था पहले, इस वाटर को हटाया गया, और हटा करके इसका जगह कौन ले लिया? गेंद ले लिया। और जो वाटर हटा वो चला आया इस लेवल से, क्या ऊपर उठ गया, और उस वाटर के जगह पर कौन घुस गया है? गेंद घुस गया है। अब यही वजह है बायोंसी फोर्स क्रिएट होने का, कि जो जल यहां से हटाया गया, जो जल गेंद के कारण यहां से हटा है, वो जल चाह रहा है कि क्या करें? हम फिर से अपनी जगह पर आ जाएं, हम जगह को छोड़े नहीं। वो चाह रहा है कि हम वाटर इसको, गेंद को पुश करें, गेंद बाहर आ जाएगा और हम जल जहां पर थे वहीं पर पहुंच जाएं। तो यही कारण है बायोंसी फोर्स का। कि होता क्या है कि जब हम लिक्विड के अंदर किसी चीज को डालते हैं तो लिक्विड वहां से हटता है और उसका जगह वो पिंड ले लेता है। कोई भी वस्तु को रखने के लिए हमने पढ़ा है पदार्थ में, केमिस्ट्री के अंतर्गत, कि कोई भी पदार्थ का यही गुण है कि वो कहीं भी रखेंगे तो जगह लेगा। अभी पानी के अंदर रख रहे हैं तो पानी के अंदर जगह ये छेकेगा, तो जहां पर पानी था वो हटेगा, तो पानी हटने के कारण ये घुसेगा अंदर। अब जब घुसा तो ये लिक्विड जो हटा है वहां से वो चाहेगा कि हम गेंद को धकेल करके बाहर कर दें और हम जहां पर थे वहीं पर आ जाए। और जैसे ही ये पानी इस गेंद को धकेलना चाहेगा, इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ क्या होगा? क्रिएट होने लगेगा। और जो फोर्स इस धकेलने की वजह से लगेगा, इसी फोर्स का नाम क्या है? उत्प्लावन बल। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को हटने की वजह से। अगर लिक्विड को हम हटाते नहीं यहां से, तो लिक्विड भी इस पर फोर्स नहीं लगाता, जैसे यहां पर नहीं लग रहा। अब प्रश्न उठता है कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, कितना बड़ा फोर्स लगाएगा ये। अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशन में, और उसी को यहां पर आपको समझना। इसको रहने देते हैं चूंकि इसकी जरूरत है यहां पर, क्योंकि आगे हम लोग इन सभी चीजों को यूज करेंगे। अब आगे चले तो ये उत्प्लावन बल के बारे में थोड़ा सा हम लोग को समझना है, जिसको हम कह रहे हैं बायोंसी फोर्स। तो बायोंसी फोर्स क्या? तो आप सिंपल कहेंगे क्या कि किसी पिंड को द्रव में डुबाने पर पिंड पर ऊपर की तरफ द्रव द्वारा
द्रव द्वारा लगाया गया क्या है, ये बल है। बिल्कुल सिंपल है कि पिंड को जैसे ही द्रव में डुबाएंगे तो द्रव उस पिंड पर एक फोर्स लगाएगा, किधर, ऊपर की तरफ, और जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स क्या कहलाएगा, बायोंसी फोर्स या उत्प्लावन बल कहलाएगा। अब यहां पर समझें कि अगर इस आधार पर कि यहां पर बल लग रहा है इस गेंद को डुबाने से, तो कितना बड़ा बल लग रहा है इसको समझना है। तो इसको समझें आप कि कितना बड़ा बल लगेगा। तो बायोंसी फोर्स जो लगता है उत्प्लावन बल, वो ध्यान रखना है कि ये बल विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है, विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो कितना फोर्स लग रहा है, तो उतना फोर्स लग रहा है जितना पिंड ने लिक्विड को हटाया। अब ये बाल्टी में इतना पानी है तो ये सभी फोर्स नहीं लगाएगा गेंद पर, कितना लगाएगा, तो अगर इतना बड़ा गेंद है, इतना घुसा है, तो जितना बड़ा घुसने के कारण इतना वाटर हटा, तो यही वाटर इसको क्या करेगा, धकेलेगा, क्योंकि बाकी तो अपनी जगह पर है ही। अगर यहां पर घुस रहे हैं इतना, तो इतना पिंड का पानी हटा है यहां से, तो जितना हटा यही वाटर इसको धकेल कर बाहर करेगा, बाकी वाटर को मतलब नहीं है इसके घुसने से। तो ध्यान रखना है कि पूछ दे कि बायोंसी फोर्स का मान कितना बड़ा होता है, तो कहेंगे पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। कौन, तो वो बल जो बायोंसी फोर्स के रूप में लगता है। तो बल जो होता है किसके द्वारा, तो विस्थापित द्रव के भार के बराबर। अब यहां समझें कि अगर हम एक ऐसे पिंड लें, एक पॉट ले लें, इसमें पानी भरा हुआ हो और इसमें एक गेंद को ऐसे डुबाएं, गेंद पूरा डूबा हुआ हो, इसका आयतन भी हो, मास m हो, और पूछे इस पर बायोंसी फोर्स कितना, Fb का मान निकालिए। तो Fb का मान कितना, तो हमने कहा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो भार हम पढ़े हैं, वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर पढ़े हैं m इंटू जी, पिंड के द्रव्यमान और पिंड के जी से गुना कर दें तो पिंड का भार मिल जाता। तो यहां मास और जी चाहिए, और ये वेट किसका, तो विस्थापित द्रव का, जो द्रव विस्थापित हुआ है अपने जगह से हटा है उस द्रव का भार। ये आपको समझना होगा, तभी जाकर के बायोंसी फोर्स आप समझ पाए। तो विस्थापित मतलब जो हटा हुआ है लिक्विड, उसका भार कितना है, ये कैलकुलेट करना होगा आपको इस कॉन्सेप्ट से। अब इससे पूछ दिया जाए आपको कॉन्सेप्चुअली कि एक पिंड को पानी में डुबाएं तो वो पिंड कितना पानी हटाएगा उस जगह से। अगर घुस जाए, जैसे गेंद घुसा, तो एक गेंद कितना पानी यहां से हटाएगा, एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट है, कितना हटाएगा पानी। तो कहेंगे कि उतना ही द्रव हटेगा जितना पिंड का आयतन होगा, पिंड का आयतन के बराबर द्रव क्या होगा, हट जाएगा। अगर हमारा बॉडी का वॉल्यूम इतना है तो हमारे बॉडी को रखने के लिए इतना ही जगह चाहिए। अगर इससे ज्यादा जगह होगा तब फैल जगह मिलेगा, अगर कम जगह में हम इतने बड़े बॉडी को घुसाएंगे तो बॉडी घुसेगा ही नहीं। तो कितना चाहिए, तो जितना एक्चुअली पिंड का आयतन है उतना ही पिंड को जब घुसाएंगे तो उतना ही आयतन के बराबर लिक्विड यहां से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, समझना क्या है कि जितना बड़ा पिंड को अंदर डालेंगे वो पिंड के आयतन के बराबर पिंड उस लिक्विड को वहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर पिंड का आयतन पता हो, पिंड का डेंसिटी पता हो, तो आप W निकाल सकते हैं कि कितना होगा। अब इसके हिसाब से आप इस चित्र के हिसाब से आप कैलकुलेट करें बायोंसी फोर्स को कि कितना बायोंसी फोर्स लग रहा है Fb का मान। तो Fb का मान अगर निकालने कहे तो Fb बराबर क्या कहेंगे, तो हमने कहा Fb बराबर क्या होगा, तो Fb होगा द्रव का भार। कौन द्रव का, तो जो वहां से हटा है। अगर लिक्विड है पानी के रूप में तो पानी हटा है, दूध में डुबाएंगे तो दूध हटेगा, जिस रूप में डुबाएंगे उस रूप में वो हटेगा वहां से, और जो हटा है उसी का भार आपको कैलकुलेट करना। तो भार अगर देखें कि ये गेंद अगर घुसा है अंदर तो कितना आयतन हटाया, तो आयतन हटाया भी, चूंकि गेंद का आयतन भी है, और भी और डी करते हैं गुना तो क्या मिलता है, मास मिलता है। क्योंकि हमको भार निकालना है तो भार बराबर हमने क्या कहा कि पहले तो mg होगा,
तो mg होगा, तो m को आप लिख सकते हैं v इंटू डी और इंटू जी। यही क्या होगा, फोर्स ऑफ बायंसी होगा पिंड जब घुसेगा अंदर। तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि मास क्या है, तो मास दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ, डेंसिटी दिया हो, तो उस हिसाब से आप मास, डेंसिटी, वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो मास निकालना होगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी गुना कर देंगे, मास मिल जाएगा, और जी से गुना कर देंगे तो पिंड का भार मिल जाएगा। और जो भार होगा द्रव का, वही भार बायंसी फोर्स के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। अब यही भी रो जी जो भी डी जी जो होगा, ये ऊपर की तरफ काम करने लगेगा, और इसी के हिसाब से ये बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जहां क्या क्या हो गया, तो भी बराबर पूछे तो क्या है, ये भी क्या है, तो भी है विस्थापित द्रव का आयतन। विस्थापित द्रव का आयतन कि कितना वॉल्यूम में लिक्विड हटा वहां से। डी क्या है, तो डी है द्रव का घनत्व, और जी क्या है, तो जी है गुरुत्वीय त्वरण। ये सब हम लोग पढ़े हैं अलग अलग टॉपिक में, लेकिन यहां पर डी ना हो करके यहां पर हम लोग रो लेंगे, क्योंकि डी गेंद का वॉल्यूम है, गेंद का डेंसिटी है, और हमको हटाया है इसको, और इसका क्या है, रो है। तो यहां पर डी न लेकर क्या लेंगे, रो लेंगे, तो रो हो जाएगा द्रव का घनत्व। डी होता तो क्या होता, पिंड का घनत्व। तो यहां हमको द्रव का भार निकालना है, और द्रव को भार निकालने के लिए द्रव के मास और गुरुत्वीय त्वरण से गुना करना होगा। और द्रव का मास कैसे निकलेगा, तो द्रव का वॉल्यूम और गुना द्रव का डेंसिटी को गुना कर देंगे, तो हमको मास मिल जाएगा द्रव का, और जी से गुना कर देंगे तो विस्थापित द्रव का भार मिल जाएगा। और यही भी डी भी रो जी जो होगा, यही बायंसी फोर्स के रूप में पिंड पर ऊपर की तरफ काम करने लगेगा। तो एक तो बायंसी फोर्स ऊपर हो गया, और एक इसका अपना भार जो है पृथ्वी के कारण ये लग रहा है mg पिंड पर। तो ये mg पिंड का नीचे की तरफ, और ये mg द्रव का, विस्थापित द्रव का भार। और यही वजह है कि इन दोनों के कारण कोई पिंड तैरता है और कोई पिंड डूबता है। तो बायंसी फोर्स जब भी पूछे कि कितना होगा, तो बायंसी फोर्स विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा, और उसका मान कितना होगा, तो भी रो जी होगा, जहां भी द्रव का आयतन होगा, रो द्रव का घनत्व होगा, और जी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो ये समझना है इसको कि बायंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है। अब यहां से आगे बढ़े तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझना होगा यहां पर, तब जाकर के ये बायंसी और उत्प्लावन बल का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां ध्यान दें, तो एक हो गया उत्प्लावन बल, तो एक तो ये हो गया, और एक होता है उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र जो सेंटर ऑफ बायंसी कहलाता है। तो ये दो चीज को ध्यान रखना कि बल क्या है और केंद्र क्या है। तो उत्प्लावन बल जो अभी हमने कहा कि लिक्विड को डुबाएंगे तो लिक्विड ऊपर की तरफ पिंड को धकेलेगा, और जो धकेलने के कारण फोर्स लगेगा वो उत्प्लावन बल है, जिसका मान हमने अभी निकाला कि ये मान जो होगा उत्प्लावन बल का भी रो जी होगा, ये हमने अभी बताया ये। जबकि केंद्र क्या होगा, उत्प्लावन केंद्र, तो ध्यान रखना है कि विस्थापित द्रव का जो केंद्र होगा, विस्थापित द्रव का जो केंद्र होता है जिस पर ऊपर की तरफ बल कार्य करता है, ऊपर की तरफ बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो उत्प्लावन बल भी रो जी, और सेंटर ऑफ बायंसी क्या होगा, तो मान लिया कि यहां से गेंद के बराबर लिक्विड हटा, तो इस लिक्विड का जो सेंटर होगा वही सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ बायंसी होगा, और इसी सेंटर से ऊपर की तरफ जो होगा वो सेंटर ऑफ बायंसी के आधार पर बायंसी फोर्स काम करता रहेगा। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है, और ये सब होता है तभी जब पिंड को हम अंदर ले जाते हैं, लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तब। अब यहां से आगे चलें तो इसी के आधार पर आपको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ना है।
और वो सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट। और सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत का नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या कहा था आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको समझे थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आर्किमिडीज ने इसी कॉन्सेप्ट को समझा, बायोंसी फोर्स को, और उस बायोंसी फोर्स के आधार पर एक नया सिद्धांत दिया दुनिया को, और जिसके द्वारा आज बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं, जिसको स्विमिंग का सिद्धांत कहते हैं, तैरने का सिद्धांत, कि कोई पिंड कैसे तैरेगा। अभी हमने कहा था कि लोहा का गेंद लें, वो डूब जाता, लेकिन इसी लोहे का नाव बना दें, वो नाव नहीं डूबता है, मटेरियल वही है, लेकिन नाव नहीं डूबा तो क्यों नहीं डूबा? और वही नाव को अगर समेट करके पीट करके गोला बना दें तो आसानी से डूब जाता है। और यही चीज को समझा आर्किमिडीज ने, और इसके आधार पर स्विमिंग का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में, और हम जो नहीं तैरता है उसको भी तैरा सकते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज जर्मनी के रहने वाले, और इन्होंने एक नया चीज खोजा दुनिया के लिए, जिससे आज पानी के बड़े बड़े जहाज तैर रहे हैं समुद्र की लहरों। तो हुआ क्या कि आर्किमिडीज एक बार अपने बाथरूम में स्नान कर रहे थे, और यूरोपियन कंट्री में नॉर्मली टब में नहाने का कॉन्सेप्ट, अब तो भारत में भी, और इवन की पटना बिहार में भी, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी टब लगते हैं बाथरूम में। तो बड़ा सा टब होता है, और टब में पानी भर करके उसी में लोग गोता लगाकर नहाते। आर्टिफिशियल लाइफ हो गया, पहले लोग नदी तालाब में नेचुरली नहाते थे, अब उसी का छोटा वर्जन, छोटा रूप में बाथरूम में ही छोटा सा टब नदी के रूप में नहाते हैं। और यही काम आर्किमिडीज कर रहे थे नहाने का। और जैसे ही नहाने के लिए वो घुसे एक दिन, तो जब चाहे पानी में डुबकी लगाया, तो डुबकी लगाने के समय उनको एक नई चीज का एहसास हुआ। और जब एहसास हुआ तो देखा, फीलिंग किया और उसको अध्ययन किया, तो एक नया चीज उनको पता चला दुनिया में, विज्ञान के बारे में। और जैसे ही पता चला तो उछल करके टब से बाहर आ गए और एक वर्ड दिया दुनिया को, यूरेका। तो ये ध्यान रखना। और यूरेका यूरेका कहते हुए फिजा करके बाहर आ गए। इतना खुश हुए कि वो कपड़ा पहनना भी भूल गए, बाथरूम से ऐसे ही निकल करके बाहर आ गए, और यूरेका यूरेका कहकर चिल्लाया जोरों से। तो आसपास के लोगों ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या इतना एक्साइटेड हो? तो इन्होंने कहा यूरेका यूरेका, जिसका मतलब था कहना इनका कि अरे मैंने खोज लिया या पा लिया। ये कहना था इनका अपना लैंग्वेज में, एक नया चीज खोज लिया जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है। और यही चिल्लाते हुए बाहर अगर एग्जाम में पूछा है कि यूरेका यूरेका शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था, तो आर्किमिडीज था। जैसे हम लोग कुछ करते हैं ना, कुछ करते हैं तो हुर्रा हुर्रा चिल्लाते हैं, खुश होते हैं तो चिल्लाते हैं, शादी विवाह में चिल्लाते हैं। तो इसी तरह से इनको जब मिला तो यूरेका यूरेका कहकर चिल्लाए। और यूरेका का मतलब होता है खोज लेना या पा लेना। तो क्या खोजा, इसी को समझना। तो जो नहाते समय इनको फील हुआ, उसको इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, सिद्धांत में क्या? तो सिद्धांत यह था कि किसी पिंड को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाए तो पिंड के भार में आभासी कमी होती है। यह कमी विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो ये कहना था आर्किमिडीज का, और इसी को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहते हैं। तो यही नहाते समय देखा, उनको लगा कि जैसा ही हम टब में घुसते हैं, हमारा बॉडी का वेट कम होने लगता है,
तो कम क्यों हो रहा है इसको ढूंढा उन्होंने। कम होता नहीं है, फील होता है ऐसा कि कम हो रहा। और यही कहा इन्होंने, किसी पिंड को किसी द्रव में आंशिक रूप से, मतलब उसका आधा डुबाएं या पूर्ण रूप से टोटली डुबा दें अंदर, तो जैसे जैसे डुबाया जाता है उस पिंड के भार में आभासी कमी होने लगती है। लगता है कि हमारा वेट घट रहा। जैसे हम लोग लिफ्ट में झूला पर फील करते हैं कि लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो लगता है कि वेट कम हो रहा। जस्ट वही सिचुएशन है कि जैसे ही गेंद अंदर आता है, कोई आदमी अंदर जाता है, तो लगता है कि उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा। तो यही कहा आर्किमिडीज ने कि आभासी कमी हो जाती है, ऐसा फील होता है कि कम हो रहा। और ये कमी कितना, तो जितना द्रव हटेगा उसके भार के बराबर। आगे जा गया तो इसी से स्विमिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये ध्यान रखना है कि स्विमिंग का कॉन्सेप्ट दिया किसने, तो आर्किमिडीज ने, कि आप इस सिद्धांत के आधार पर किसी को भी तैरा सकते हैं, जो डूब जाता है उसको भी तैरा सकते हैं, बशर्ते कि आपको विज्ञान का यह कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। होता क्या है कि गेंद ऐसे है, लोहे का गेंद है ऐसे, और पानी में डालेंगे तो ये पानी का बर्तन इतना बड़ा है तो जाकर बेस पर बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि डूब गया ये। अब यहां पर बैठ गया ये, यहां के बैठा पानी के अंदर नीचे चला गया। लेकिन इसी गेंद को अगर ऐसे नदी हो और इसी गेंद को ऐसे पीट करके ऐसे शेप दे दें नाव जैसा, ऐसे, तो ये गेंद नहीं डूबे, नाव नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि ये गेंद जो है कितना पानी हटाएगा, गेंद के वॉल्यूम के बराबर छोटा सा। नाव कितना हटाएगा, तो इतना बड़ा पानी हटाएगा। अगर ज्यादा पानी हटाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगाएगा वाटर, अगर कम पानी हटाएंगे तो फोर्स कम लगाएगा। तो ज्यादा वाटर जब पानी फोर्स लगाएगा तो आपको धकेल कर ऊपर रखेगा, आपको डूबने नहीं देगा। कम पानी हटेगा तो कम पानी में फोर्स इतना नहीं मिलेगा कि इस गेंद को ऊपर रख सके, वो गेंद डूब जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट काम करता है स्विमिंग के सिद्धांत में। हमने कहा कि एक व्यक्ति जिंदा रहता है, तैरने नहीं आता है, नदी में जाता है, डूब जाता है, लेकिन वही मरा हुआ व्यक्ति जो डेड बॉडी है 2-3 दिन में अपने आप तैरने लगता है, ना कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है। तो तैरता क्यों है, तैरता इसीलिए है कि जो वॉल्यूम था हमारा जिंदा में, वो वॉल्यूम कम था, और जब मरता है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। क्योंकि 2-3 दिन में बॉडी में पानी घुसता है, सड़ता है, बॉडी फूल करके दुगना तिगना मोटा हो जाता है। तो ज्यादा एरिया बढ़ाया, और एरिया बढ़ाया, डेंसिटी कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हटाया पानी का, तो पानी धकेल करके बॉडी को ऊपर कर दिया। अब वो तैरते रहेगा। कोई आदमी तैरना जानता है, अच्छा कलाकार है, तो वो सांस को रोक करके पानी में फ्लोट करता रहता है, डूबता भी नहीं है बहुत देर तक, 10 मिनट 15 मिनट तैरता रहेगा। आपको लगेगा कि कैसे तैर रहा है, तो हवा भर देंगे। बैलून में क्या होता है, ट्यूब में पानी में हवा भर देते हैं, वो ट्यूब नहीं डूबता। ट्यूब को पकड़ेंगे ना तब तक नहीं डूबेगा। तो क्यों, क्योंकि पानी ज्यादा हट रहा है उससे। और यही कहना था आर्किमिडीज का कि अगर हम इस विस्थापित द्रव के भार को हम बढ़ाएं तो फोर्स बड़ा हो जाएगा, और फोर्स बड़ा होगा तो निश्चित तौर पर पिंड को डूबने नहीं देगा। और यही सिद्धांत यूरेका कह करके आर्किमिडीज ने प्रस्तुत किया। अब इसके आधार पर हम लोग को तैरने का 3 सिद्धांत देखना है कि कौन पिंड डूबता है, कौन तैरता है, और कौन आधा डूब कर तैरता है। तो ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और क्लास को कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। फिजिक्स में ये सब रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको चिंतन करना होगा, गहराई से समझना होगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो बोलिए सब मिलकर एक बार, जय हो मैया की। थैंक यू।